नमस्कार। आज हम लोग जनरल स्टडीज जो है आपका सिलेबस जीएस, उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है उस पर चर्चा करेंगे और उसमें उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और बड़े ही एक समझिए कि सुखद संजोग की बात है कि अभी मेंस का भी रिजल्ट आया हुआ है 64वीं, तो अभी इंटरव्यू भी होने जा रहा है। इंटरव्यू की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 66वीं पीटी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग 65वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं। यानी पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी चल रही है। और उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटी का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी देखिए, पीटी में भी देखिए और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में जब आपसे इंटरव्यूअर चर्चा करेगा तो सबसे ज़्यादा जो उसका फोकस होता है वो राज व्यवस्था पे ही होता है, क्योंकि राज व्यवस्था या पॉलिटी एक ऐसा चीज़ है जो आपके आसपास की घटनाएं जो घट रही है उससे सबसे ज़्यादा जुड़ जाता है और आप भारतीय शासन या राज्य के शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सिलेबस तो वास्तव में मेंस का है, क्योंकि मैंने सोचा कि पीटी का जो सिलेबस है वो मेंस में समाहित है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और पीटी की तैयारी खुद ब खुद होगी। तो पॉलिटी में मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी को देख करके यदि हम लोग दोनों को लेकर के चले तो सबसे पहले मुझे लगता है जो चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है भारतीय संविधान की विशेषता। इसके पहले यदि आप किताबों में देखेंगे तो एक चैप्टर दिया हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण। वो बहुत ज़्यादा समझने वाला चैप्टर नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में जो घटनाक्रम है, कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, उस पर अगर होगा तो हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। फैक्चुअल डिटेल्स है। जो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों मिलाकर के जहाँ से मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनेगा वो भारतीय संविधान की विशेषता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं और पहला चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता। सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषता। मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनता है। और याद रखिए ये चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और ये चैप्टर पूरे पॉलिटी से जुड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए कि मेंस में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने तो कहीं भी यदि किसी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से जुड़ जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और उसमें आप पूरे भारतीय संविधान की विशेषता को विस्तार से समझते हैं। तो उस क्रम में आप भारतीय संविधान के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं से अवगत होते चले जाते हैं और उसी को हम लोग विस्तार से बाद में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ाई शुरू करते हैं। संविधान की विशेषताओं में देखिए सबसे पहली बात, सबसे लंबा संविधान आप लोग जानते ही हैं। ये बचपन से आपने पढ़ा होगा कि भारत का संविधान काफी लंबा संविधान है, विस्तृत संविधान है। लंबा होने के साथ साथ एक चीज देखिए आप लिखा हुआ है लिखित। संविधान दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। कुछ संविधान को, जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, वहां लिखा गया है। और जैसे ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, वो अलिखित संविधान है, वो लिखा नहीं गया, वो परंपराओं में चल रहा है। तो भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत और लिखित संविधान है। और जब मूल संविधान बना था तो उस समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची था। बाद में ये 8 अनुसूची 12 अनुसूची में बन गया। तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची आज भी है। हालांकि आपको कहीं कहीं मिलेगा 465 अनुच्छेद और 25 भाग। ये क्या है? वास्तव में अगर कोई पूछे आपसे कि संविधान का 23वां भाग बता दीजिए, 24वां भाग क्या है, वास्तव में है 22 ही भाग। इसमें कंफ्यूज ना हो, पीटी में भी क्वेश्चन आता है। लेकिन जोड़ा जो गया है उसमें एबीसी कहीं के, जैसे भाग 9 है तो भाग 9 का ए जोड़ दिया गया, भाग 4 है तो 4 का ए जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के तो 25 हो गया, लेकिन 22 भाग 22 ही है। 395 अनुच्छेद, यही अनुच्छेद में जब कुछ जोड़ा गया तो 465 अनुच्छेद हो गया। तो टोटल अनुच्छेद इतना हो गया। लेकिन अगर आप संख्या में जाएंगे तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची अभी वर्तमान में। इसके अलावा यदि हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि इतना लंबा क्यों है, हुआ क्या, हमारे संविधान के जो निर्माता थे और संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसमें संविधान और कानून वेत्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। ज्यादातर लोग कानून के मर्मज्ञ थे, विधिवेत्ता थे। तो वो लोग चाहते थे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो संविधान को समझने में, और इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेदों को, ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद डाल करके एक एक चीज को क्लियर करने का प्रयास किया। आप जब संविधान को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि छोटी छोटी बातों को, जिसका विश्व के अन्य संविधानों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख कर दिया गया है, ताकि भविष्य में आगे चल करके समस्या कम से कम हो। हालांकि बाद में समस्याएं जब आई तो संशोधन किया गया, आप जानते हैं संशोधन भी बहुत सारा हो चुका है। लेकिन संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं का यह ध्यान था कि हम संविधान को ऐसा बना दें कि आगे भविष्य में वो जितना सोच रहे थे उस अनुसार से क्लियर रहे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहे। और सब संविधान के मर्मज्ञ थे और कानून के मर्मज्ञ थे,
इसलिए ये संविधान लंबा होता चला गया। उसके अलावा आप जानते हैं भारत उस समय में यहाँ जो है 562 देशी रियासतों से मिलकर के बनाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों की सरकारें हैं। तो इसके कारण से अनेक प्रावधानों को लिखने के क्रम में संविधान लंबा हो गया। अब आइए, संविधान लंबा है और उसके अलावा एक और बात देखिए, दूसरा में विविध स्रोतों से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो दुनिया के विविध स्रोतों से लिया गया है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता यह है कि दुनिया के विभिन्न संविधानों को छान करके बनाया गया है। यदि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो भारतीय संविधान के पहले, आप जानते हैं हमारा देश गुलाम था, हमारा देश ब्रिटिश शासन में था। तो ब्रिटिश शासन के तहत अधिनियम बन के आता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उससे सबसे ज्यादा चीजें ली गई है। और उसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से, जिसमें कुछ कुछ आप यहां लिखा हुआ है और आप लिस्ट में याद करते हैं पीटी के लिए, आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, लुसेंट, आप जो पढ़ रहे हैं हर जगह आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, एफआर लिखा है, मौलिक अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ये सब लिया गया है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर जो लोग नए हैं वो नहीं जानते तो जानिए, और मुझे लगता है इतना तो सब जान ही रहे हैं। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम देखिए लिखा हुआ है 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उससे बहुत सारी चीजें ली गई है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था हम लोग कनाडा से लिए हैं। उसके अलावा देखिए समवर्ती सूची, आप जानते हैं समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों का प्रावधान है। संघ सूची में जो भी कानून बनाने का जो विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो संघ सूची में लिखा हुआ है, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी वो राज्य सूची में लिखा हुआ है। और एक है समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो लोग बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ आप इतना जानिए कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से देखिए मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। वो यूएसएसआर, उस समय में तत्कालीन यूएसएसआर जो वर्तमान में अब आप जानते हैं वो टूटकर रूस है, उसके संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य। तो कहने का मतलब दुनिया के विभिन्न संविधानों को इन लोगों ने छाना। जो बीएनआर राव थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, केएम मुंशी साहब थे, इन सारे लोगों ने दुनिया के जितने प्रमुख संविधान थे उनको छान मारा, उनको एक एक करके उनसे जो मुख्य प्रावधान थे, जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, उन पर स्टडी किया और उसके बाद हमारे संविधान को बनाया। अब एक चीज यहां पर कई आलोचकों का मानना है कि यदि दुनिया के सभी संविधानों से आपने मुख्य बातें ली है तो इसका मतलब है कि आपका संविधान जो है उधार का संविधान है। कुछ लोग कहते हैं उधार का संविधान, कुछ लोग कहते हैं गोंद और कैंची का खिलवाड़, मतलब कट पेस्ट, दूसरे जगह से लिए और पेस्ट कर दिए। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे अगर आप, तो इसको आप अपोज करेंगे, इसको आप काटेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा संविधान उधार का संविधान या गोंद और कैंची का खिलवाड़ नहीं है, कट पेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम संविधानों से अच्छी बातें लेके भारतीय व्यवस्था के अनुरूप, भारत के लिए जो अनुरूप संशोधन हो सकता था वो संशोधन करते हुए किया गया है। आप जब डिटेल में देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए, लेकिन एज इट इज नहीं लिए, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन किए और उसके बाद हम लोग संविधान बनाए। तो इसलिए ये बात गलत है। तो आप देखेंगे ये बात कहेंगे आप यदि मेंस का आंसर लिख रहे हैं कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, लेकिन उधार का संविधान नहीं है, गोंद और कैंची का खिलवाड़ नहीं है। मतलब दुनिया के विभिन्न संविधानों से लेकर के हम लोगों ने उसमें भारतीय सिचुएशन के अनुसार, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला और तब जाकर के संविधान बनाया। तो एक तो हो गया सबसे लंबा लिखित संविधान और विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। इसके बाद जो आप एक लिस्ट में लिखना शुरू कर देते हैं चीजें, तो उसमें जैसे मान लीजिए मेंस परीक्षा में आपका उत्तर अलग कैसे हो और उसे आप अलग कैसे करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी डालिए ना जिससे कि एग्जामिनर आकृष्ट हो। तो आप क्या लिखेंगे? हमारा भारतीय संविधान विरोधों का सामंजस्य है। यह चीज आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने देखिए यहां हेडिंग दिया है विरोधों का सामंजस्य। विरोधों का सामंजस्य का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में कई ऐसी बातें हैं जो आपस में विरोधी हैं, लेकिन उसमें जबरदस्त बैलेंस बनाया गया है। और उसके बाद आप कौन कौन सा वैसा आता है वो लिखिए। मतलब समझ गए? ये एक मुख्य हेडिंग बनाइए, विरोधों का समझ कि बहुत सारी चीजें आपस में विरोधी दिखती है, लेकिन उसमें सामंजस्य स्थापित किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें एक बैलेंस बनाया गया है भारतीय संविधान में। जैसे देखिए, एक देखिए नम्य एवं अनम्य का बैलेंस का जो लिखा सब में बैलेंस है, संतुलन। नम्य संविधान और अनम्य संविधान क्या होता है इस बात को समझिए। संविधान 2 तरह के होते हैं संशोधन की दृष्टि से। एक संविधान में आसानी से आप संशोधन कर सकते हैं, तो उसको लचीला संविधान कहते हैं।
उसी को कहते हैं हम लोग नम्य। और एक संविधान ऐसा होता है जिसमें संशोधन के लिए काफी विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यानी संशोधन करना बहुत कठिन होता है, तो उसको हम लोग कठोर संविधान कहिए, उसी को अनम्य कहते हैं। तो नम्य और अनम्य नहीं समझ में आए तो आप लचीला और कठोर समझिए। लचीला का मतलब जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए, और कठोर का मतलब जिसमें बहुत ही विशेष प्रक्रिया, बहुत कठिनाई से संशोधन हो। तो भारतीय संविधान नम्य और अनम्य का संतुलन है। मतलब भारतीय संविधान में को आप ना तो नम्य कह सकते हैं ना अनम्य कह सकते हैं। भाग 20 मैंने अभी बताया था, 22 भाग है। भाग 20 में आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात है। शॉर्ट में आप लिखेंगे इसको कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। उसमें बताया गया है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि आसानी से संशोधन हो जाता है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत, फिर कुछ में आधे से राज्यों का अनुसमर्थन। जब हम लोग संशोधन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे। आप अभी शॉर्ट में इतना समझिए कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि आसानी से संशोधन हो जाता है, सामान्य संसद में जाते हैं और सामान्य बहुमत से हो जाता है। कुछ में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत से हो जाता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्ति। तब इसमें यदि आपको संशोधन करना है संविधान में तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए कम से कम। तो ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं, इसलिए भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य का संतुलन कहा गया। यानी नम्य संविधान और अनम्य संविधान दोनों में देखिए बैलेंस है। ठीक उसी तरह से संघीय और एकात्मकता में तो जबरदस्त बैलेंस है हमारे संविधान में। इस बात को समझिए। मैंने बताया था इस चैप्टर में कंसेप्ट भी है और पीटी के लिए फैक्ट भी है। तो संघीय और एकात्मकता का मतलब क्या हुआ? दो तरह का संविधान होता है, दो तरह की सरकार। एक को संघीय सरकार, एक को कहते हैं एकात्मक। संघीय का मतलब हुआ जहां दो स्तर की सरकार है। जैसे भारत में आप जानते हैं केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। आप मान लीजिए बिहार में रहते हैं तो आप देखिए यह बिहार सरकार है और एक भारत सरकार है। तो संघ है, आपस में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो यह संघीय व्यवस्था है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो देखिए यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दो सदन होता है प्रायः। दो सदन मतलब एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। एक सदन जो होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे आप जानते होंगे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा में डायरेक्ट जनता से निर्वाचित होकर के जाते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार, दो स्तर की सरकार है। तो राज्य स्तर की सरकार भी है, इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में, इसलिए उसका नाम राज्यसभा है। समझ में आई बात? तो संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, दो सदन होता है। तो जब दो, आप अंदाजा लगाइए, जब दो सरकार होगी तो शक्तियों का बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। किस पर कौन कानून बनाएगा, टकराव ना हो, इसलिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि कौन शक्ति केंद्र सरकार के पास है, कौन शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इसके अलावा कठोर संविधान होता है। संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान होता है और लिखित संविधान होता है। कठोर इसलिए होता है कि आसानी से बदल ना लिया जाए। तो प्रायः देखा गया है कि कठोर संविधान होता है और लिखित संविधान होता है, और संविधान की सर्वोच्चता होती है। जैसे संघ का यदि अच्छा उदाहरण लें तो अमेरिका को संघ का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो वहां आप जाएंगे तो संविधान कठोर है, लिखित है और सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहां भी लगभग, हमारे यहां भी संविधान लिखित है, लेकिन फिर वही बात है, कठोर नहीं है, कठोर और लचीला का मिश्रण है। फिर आइए स्वतंत्र न्यायपालिका। जहां संघीय व्यवस्था होगी वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। आप सोचिए क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका होगी? तब तो राज्य और केंद्र दोनों पर वो ध्यान देगी, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो इसको आप इससे कनेक्ट करके पढ़िए, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप सोचेंगे संघीय तो दो स्तर की सरकार है तो दो सदन है, फिर शक्ति का विभाजन होगा क्योंकि दो स्तर की सरकार है। और स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए होती है ताकि उस पर केंद्र का शासन न हो, केंद्र का दबदबा न हो। अब देखिए एकात्मकता, एक हो गया संघीय, और एकात्मकता में जो हमारे यहां संतुलन है। जो एकात्मक व्यवस्था होती है वहां क्या होता है, सशक्त केंद्र होता है। केंद्र जो है वो सशक्त रहता है, केंद्र को ही सारा अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा वहां एकल संविधान होता है, संविधान एक होता है। एकल नागरिकता होती है। एकल नागरिकता मतलब जैसे भारत में भी एकल नागरिकता है, एकल संविधान है। तो इस संविधान की विशेषता भी है और संघीय और एकात्मक की विशेषता भी बता रहे हैं, और इस दोनों में जबरदस्त बैलेंस है हमारे यहाँ। एकल संविधान का मतलब एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि बिहार का अलग संविधान है और भारत का अलग संविधान है। इसके अलावा एकल नागरिकता है। आप जाएंगे जहां पर संघ की व्यवस्था है तो आप देखेंगे कि दो दो स्तर की नागरिकता मिली हुई है, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति केरल का हो चाहे बिहार का, वो भारत का नागरिक है। यही हुआ एकल नागरिकता। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब
एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ये पूरी तरह से एकीकृत संरचना है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र का है और राज्य का जो न्यायालय है या उच्च न्यायालय वो राज्य सरकार के अधीन है, ऐसा नहीं है। वो एकीकृत है। चाहे वो राज्यों का मामला हो तो भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। मान लीजिए बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और पहले उच्च न्यायालय देखेगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। कहने का मतलब कि एकीकृत न्यायपालिका है। पहले जो सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, ये पूरी तरह से एकीकृत स्ट्रक्चर बना हुआ है, एकीकृत न्यायपालिका। इसके अलावा देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है। ये एकात्मक व्यवस्था में हमारे यहां आप देख सकते हैं राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और वो राष्ट्रपति इसलिए करते हैं ताकि केंद्र का एक तरह से राज्यों पर अंकुश बना रहे। तो राज्यपाल केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, आप जानते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस वास्तव में 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यहां आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा। इन तीनों को ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस एकात्मक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एकात्मक व्यवस्था में भारत सरकार या केंद्र सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण करना चाहती है, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र कहिए, महत्वपूर्ण सिस्टम, महत्वपूर्ण हथियार ये ऑल इंडिया सर्विस है। कैसे? ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है वो सेवाएं, जैसे आईएएस आईपीएस है, वो सेवाएं जिनकी नियुक्ति, ट्रेनिंग, सारा उसका भर्ती, रिक्रूटमेंट और सब कुछ करती है केंद्र सरकार, लेकिन उसको राज्यों को दे दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। वो सेवाएं अपनी राज्य सरकार के अधीन देती है, लेकिन उसका ओवरऑल नियंत्रण किसका है? केंद्र का। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई, आप जानते हैं आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए तमिलनाडु का कोई कैंडिडेट है, कोई लड़का तमिलनाडु का है लेकिन वो बिहार में आकर के पटना का डीएम बना हुआ है। अब बताइए, है वो बिहार सरकार के अंदर भी, लेकिन तमिलनाडु से आया है वो, उसको केंद्र सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने कैडर डिवीजन किया है कि आप जाइए और बिहार में जाइए, तो बिहार में पटना या भागलपुर का डीएम बना दिया। ये तो बनाएगा राज्य सरकार कि कहां का डीएम बनाना है, लेकिन उसको ओवरऑल तो सबसे केंद्र सरकार ने बनाया है। तो इससे क्या हुआ? केंद्र सरकार का एक नियंत्रण बना हुआ है राज्य सरकार पे। ये एकात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, ये भी एकात्मक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब होता है इमरजेंसी प्रोविजन। जब इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होता है जब आपातकाल लगाया जाता है, देश में आपातकाल लग जाता है, तो वैसे समय में राज्यों के पास से सारा अधिकार किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास। और इससे क्या होता है? केंद्र सरकार की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित हो जाती है। एकात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। तो वो कहां कहां है? तो आप शॉर्ट में जानिए, 352 तीन तरह का है ये आपातकालीन प्रावधान। 352 है राष्ट्रीय आपात, जिसमें कहा गया है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति यदि होगी तो यह लगाया जाएगा। और उसमें क्या होता है? राज्यों का सारा शासन केंद्र के अधीन चला जाता है, केंद्र सरकार डायरेक्ट शासन अपने हाथ में ले लेती है। 356 और 365 जो है वो, जैसे आप 356 के बारे में आप जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो 356 लगाया जाएगा। 365 का होगा जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश का या अनुदेश का, डायरेक्शन का पालन नहीं करेगी, तो केंद्र सरकार उस राज्य में आर्टिकल 365 के तहत इमरजेंसी लगा देगी, आपातकाल लगा देगी। तो ये दोनों जो है, ये राष्ट्रीय आपात है और ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर किया जाता है। और 360 जो है वित्तीय आपात है। यदि वित्तीय स्ट्रक्चर, ये अभी तक नहीं लगा है, यदि वित्तीय साख खतरे में हो जाए देश का, तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो ये 3 जो आपातकालीन प्रावधान है, इस आपातकालीन प्रावधान से हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये आपातकालीन समय जब आएगा तो राज्यों का अधिकार समाप्त, केंद्र सरकार के अधीन शासन चला जाएगा। तो हो गया ना एकात्मकता। एकात्मकता का मैंने पहले बता दिया है। संघ का मतलब 2 स्तर की सरकारें, और एकात्मक का मतलब जहां पर केंद्र हावी है, केंद्र सशक्त है। तो भारत में क्या है? भारतीय संविधान में इस दोनों का जबरदस्त मिश्रण है, जबरदस्त संतुलन है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपको कहीं, और इसको विस्तार में कई आलोचकों ने, कई विद्वानों ने कहा है कि ये मान लीजिए कि अर्धसंघीय है, लेकिन वास्तव में हम लोग कहते हैं कि संघीय है, लेकिन आत्मा जो है वो एकात्मक है। आप देखेंगे केंद्र की ओर झुकाव है संविधान का ज्यादा। देखने में आपको लग रहा है कि संघीय है, लेकिन आत्मा इसकी एकात्मक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो संघीय और एकात्मकता के बीच बहुत ही जबरदस्त हमारा बैलेंस है। संविधान की विशेषताओं में अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर। देखिए बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूं?
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप मेंस परीक्षा में लिखेंगे संविधान की विशेषता, तो आप सीधे नंबर दे के ना लिखें, बल्कि आप इस तरह से नया पॉइंट बनाएं। जैसे मैंने बताया विरोधों का सामंजस्य, बहुत सारी विरोधी बातों का संतुलन किया गया है भारतीय संविधान में, और इस कारण से भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान बन जाता है। आप देखिए ना, कई बार संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली है, कभी लगेगा कि नहीं संविधान सर्वोच्च है, कभी लगेगा कि जनता में सर्वोच्च शक्ति है। मतलब एक साथ कई जगह पर आपको लगेगा कि सत्ता केंद्रित है। कभी लगेगा कि न्यायपालिका ज़्यादा प्रधान है, कभी लगेगा संसद ज़्यादा प्रधान है। इतना बैलेंस करके बनाया गया है कि सब जगह एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस किया जाता है। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। मतलब कोई अपने अधिकारों का हनन न कर पाए, उसके लिए दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो संस्था है, वो उस पर एक संतुलन बना के रखती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा जो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संतुलन। इस बात को समझिए, ये संसदीय संप्रभुता जो है ये ब्रिटिश संविधान का की एक विशेषता है, ब्रिटेन की संविधान की, और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है। संसदीय संप्रभुता का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जहां संसद में सर्वोच्च पावर हो, संसद जो पार्लियामेंट है उसको सबसे ज्यादा शक्ति दी गई हो। और अमेरिका में क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब वहां पर जो न्यायपालिका है उसको इतनी ज्यादा शक्ति है, उसकी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में क्या किया गया है, इसका और इसका दोनों का सामंजस्य है। आप देखिए भारत के संविधान में जब जाएंगे तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन आप जानते हैं न्यायपालिका संसद पर कंट्रोल करती है कि नहीं? कैसे? न्यायपालिका जो है हमारी न्यायालय में, आप जानते हैं न्यायालय अगर चाहे तो कोई कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का पावर है, तो हो गया, संसद को इन्होंने कंट्रोल किया। और संसद क्या करती है, न्यायिक शक्ति जो है हमारी न्यायपालिका उसको कंट्रोल करती है। कैसे? आप जानते हैं संसद में जो हमारी न्यायपालिका है और न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर चाहे तो महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा संसद चाहे तो एक बहुमत लेकर के संविधान में भी संशोधन कर सकती है, तो हो गया, इसका इस पर भी कंट्रोल है और इसका इस पर भी कंट्रोल है। तो मतलब संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक जबरदस्त संतुलन हमारे संविधान में है। ये भी एक इसकी बहुत अनूठी विशेषता है। मैं बता रहा हूं कि कई विरोधी चीजों का सामंजस्य, कई विरोधी चीजों का संतुलन हमारे संविधान में है। इस बात को समझिए, मेरा जोर संतुलन पर है। अब आइए 14 देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन। ये भी एक जबरदस्त बात है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, अगर अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी क्या होता है। अभी शॉर्ट में इतना समझिए कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 रह गया है। आप जानते हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है, फिर 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर में जब लिखेंगे तो आप इतना लिखेंगे कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार क्यों दिया गया है, क्या होता है मौलिक अधिकार में? मौलिक अधिकार वास्तव में जनता के बहुमुखी विकास के लिए होता है, और उसको संविधान में एक अलग मान्यता दे दी गई है, एक अलग भाग बना करके। तो इसलिए इसका नाम मौलिक अधिकार है कि मतलब संविधान का जो मौलिक लॉ है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, क्या है मौलिक अधिकार की विशेषता? तो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो वो जनता के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, और दूसरा संविधान का जो मौलिक लॉ है, बेसिक लॉ है संविधान भारत का, उसमें उसको एक अलग दर्जा दिया गया है। और मौलिक अधिकार क्या करता है? मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना करने के लिए मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार करता क्या है वास्तव में? मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका को एक तरह से रोक लगाता है कि नहीं, आप कुछ भी चाहें तो आप कानून नहीं बना सकते। आप जानते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर होगा तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी का जो प्रोविजन होता है, आपातकालीन समय जो होता है, उसके अलावा सामान्य परिस्थिति में कभी भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार कहीं न कहीं हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। और दूसरा है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी आर्टिकल 36 से 51 में है। आप इसमें इतना ही जानेंगे, इसको विस्तार से जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। मैंने बताया था ना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि पूरे संविधान का एक इंट्रोडक्शन भी आपको देता है, और आगे चल करके हम हर एक चीज़ को विस्तार से पढ़ते हैं।
तो मतलब एकदम बेसिक और इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो डीपीएसपी क्या है, राज्य के निर्देश, इसके बारे में, तो इसके बारे में सिर्फ इतना जानिए कि ये 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 जो है वो दिया गया है, और ये राज्य को एक तरह से डायरेक्शन है, राज्य को एक निर्देश दिया गया है, और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता था और ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसमें राज्य को कानून बनाने के लिए, कि जब संविधान विशेषताओं ने सोचा था कि जब आगे कानून बनाने की बात होगी, एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए किस तरह का कानून बनाया जाएगा, क्या क्या चीज लाना पड़ेगा संविधान में, उसके लिए बनाया गया डीपीएसपी, राज्य के निर्देश। तो हमारे संविधान में इस दोनों के बीच एक संतुलन है। 1980 में मिनर्वा मिल्स बात जानते हैं, उसमें डिसीजन आया, उसमें लिखा गया कि भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, राज्य के देश के तो दोनों के बीच जो है जबरदस्त बैलेंस है, और जबरदस्त संतुलन के नींव पर ही भारतीय संविधान को रखा गया है। तो ये भी हो गया, इस दोनों में भी एक संतुलन है हमारे संविधान में। आगे देखेंगे संसदीय सरकार। हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता संसदीय सरकार है। क्या होता है संसदीय सरकार? एक होता है संसदीय सरकार और एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। संसदीय सरकार का मतलब होता है, देखिए उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो उसमें आप जानते हैं सबसे मुख्य जो है बात संसदीय सरकार में कि विधायिका और कार्यपालिका, ये सब टर्म आप लोग समझ रहे होंगे। जब विस्तार से संविधान जब लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। इतना समझिए कि सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका का मतलब है सरकार का वह अंग जो नियम कानून बनाता है, जैसे हमारे यहाँ संसद, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका का मतलब है सरकार का वह अंग जो उस बनाए हुए नियमों को लागू करता है, क्रियान्वयन करता है, उसका इंप्लीमेंटेशन करता है। खाली कानून बना देने से तो काम नहीं चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करता है। उसमें कौन आता है? तो हमारी जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। एक अस्थायी और राजनीतिक 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक जो अस्थायी होती है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, और एक पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद आते हैं। ये सब कार्यपालिका का हिस्सा हो गया, ये इंप्लीमेंट करता है। और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका वो है जो सुप्रीम कोर्ट से हमारी जो एकीकृत संरचना है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ और जिला का जो कोर्ट होता है। ये जो न्यायपालिका हो गई, इसका काम क्या है कि जो कानून बना दिया गया उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है उसमें कहीं विवाद हो गया, कोई नहीं मान रहा है, तो उसका विवाद का निपटारा भी करना पड़ेगा, उसके लिए न्यायपालिका है। तो वही बात। तो संसदीय सरकार का मतलब समझिए, विधायिका और कार्यपालिका में जबरदस्त संतुलन होता है, जबरदस्त एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का जो यहाँ पर हमारे यहाँ निर्माण होता है, यानी कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से ही ले जाती है। इस बात को समझिए, यही संसदीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। संसदीय सरकार का मतलब कि संसद हो गया, संसद में चुन करके आए अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो कार्यपालिका के सारे सदस्य, यानी मंत्री परिषद जो है हमारा, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, वो सारे के सारे सदस्य उसी में से आएंगे। समझ में आया? जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं है, वहाँ बिल्कुल अलग अलग संरचना है। तो यहाँ आप देखिए, एक तो वास्तविक और नाम मात्र 2 तरह के प्रधान होते हैं। आप जानते हैं भारत में एक होता है वास्तविक प्रधान, एक होता है नाम मात्र का प्रधान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है, सारा वास्तव में पावर उन्हीं के पास है। और बहुमत दल की सत्ता, ये भी संसदीय सरकार की विशेषता है। जो बहुमत दल है, जब इलेक्शन होता है तो सबसे जो बड़ा दल है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, उस दल की सत्ता, वही दल प्रधानमंत्री बनाता है, वही दल सरकार का गठन करता है। और तीसरा विधायिका, कार्यपालिका जवाब दे, तो मैंने पहले ही बताया। यानी कार्यपालिका जो है पूरी की पूरी कार्यपालिका संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह है, संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। कार्यपालिका में जितने सदस्य हैं वो विधायिका से ही आए हैं और उनको विधायिका को जवाब देना पड़ता है, विधायिका उससे प्रश्न पूछती है। ये संसदीय सरकार की विशेषता है और हमारे संविधान की एक विशेषता है, हमारे यहाँ यही है संसदीय सरकार। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके बारे में हम थोड़ा पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत का मतलब क्या हुआ? एकीकृत का मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है बना हुआ वो यूनिफाइड है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है। आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में क्या है, केंद्र सरकार का जो कानून है उसके लिए केंद्रीय न्यायपालिका है और राज्य सरकार के कानून को लागू करने के लिए राज्य की न्यायपालिका है। लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत संरचना है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है।
तो ये एकीकृत है संरचना, चाहे वो राज्य का कानून हो चाहे केंद्र का कानून हो, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब मिलकर के देखता है। इसके अलावा ये तो एकीकृत की बात हो गई। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब हुआ? हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है, यानी वो कार्यपालिका और विधायिका का उस पर नियंत्रण नहीं है कि जो चाहेगा वैसा नहीं कर देगा। इसको स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो निष्पक्ष होकर के अपना काम कर सके। और उसमें एक तो जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायाधीश का कार्यकाल है वो फिक्स होता है, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और उनका फिक्स होता है, उनको उस कार्यावधि में सामान्य परिस्थिति में उनको किसी भी हालत में जब तक महाभियोग नहीं लगेगा उनको हटाया भी नहीं जा सकता, आप जानते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है। ठीक उसी तरह से पृथक्करण है, यानी कार्यपालिका विधायिका से न्यायपालिका को एकदम अलग करके रखा गया है। इसके अलावा और भी है, जैसे मान लीजिए हमारे जो जजेज होते हैं, हमारे जो न्यायपालिका के सदस्य यानी न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवा शर्त को फिक्स करके रखा गया है। उनके लिए ये कहा के रखा गया है कि संचित निधि से ही उनका सारा खर्चा होगा, उनका वेतन और सारा खर्च जो है संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये सब करके हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य। क्या मतलब हुआ इसका? धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझिए एकदम सामान्य भाषा में, राज्य का कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करेगा। समझ गए? राज्य का कोई विशेष अपना धर्म नहीं होगा और राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा। यही है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य कहाँ कहाँ चर्चा है भारतीय संविधान में, तो संक्षेप में देख सकते हैं। चर्चा तो बहुत जगह है लेकिन हम लोग संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जो मूल संविधान था उसमें ये 42वें संशोधन में ये शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में। आप जानते हैं 42वें संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया। आर्टिकल 14, 15, 16 लिखा है। अनुच्छेद 14, 15, 16 में आप जाएंगे जब मौलिक अधिकार की चर्चा होगी, यह समानता का अधिकार 14 में, 15 में है ये कानून के समक्ष समानता। ये सब तो समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब बराबर है, तो हर नागरिक बराबर है, तो हो ही गया एक तरह से, किसी भी धर्म को अलग से कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। 15 है सामाजिक रूप से सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वहाँ भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ गई। और 16 में है अवसर, जो नियोजन होता है, सरकार जो नियोजन करेगी उसमें अवसर की समानता है। तो अवसर की समानता है तो वहाँ भी हो गया एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ, क्योंकि किसी भी धर्म विशेष को ऐसा नहीं है कि वो किसी भी धर्म विशेष को नियोजन में, नौकरी में वो वरीयता नहीं दे सकती। तो ये तीनों से आप देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का एक तरह से क्या होता है, संविधान में उल्लेख होता है। और 25 से 28 तो स्पेशल है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता होगी। आप अपना धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। 29-30 में भी चर्चा है। 29-30 जो है वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। उसमें अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्था की भी स्थापना कर सकते हैं। उसी तरह से डीपीएसपी में आएंगे तो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की जो बात है वो डीपीएसपी में भी देखिए, यहाँ से भी धर्मनिरपेक्षता निकल के आता है। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिक के लिए एक समान संहिता। हालांकि इस पर अभी भारत में, पूरी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है, ये बहस का मुद्दा बना, चर्चा का विषय है ये, लेकिन डीपीएसपी में इसका उल्लेख है। तो कहने का मतलब इन सबको हम बता करके, ये सब लिख करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर जबरदस्त रूप से उसकी व्याख्या है और हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, कहते हैं ना, उसको पूरी तरह से हम लोग उसको आत्मसमर्पित किए हुए हैं। उसके बाद देखिए त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या है? जनरली कहीं जो है संविधान में केंद्र स्तर और राज्य स्तर, संघीय सरकार में यही है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। लेकिन भारत का संविधान पहला ऐसा संविधान है जहां जो तीसरे स्तर की सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार आप जानते होंगे, एक केंद्र स्तर की सरकार, एक राज्य स्तर की सरकार, एक स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, जिसमें दो तरह का है, एक नगरीय और एक शहरी और एक ग्रामीण। जो नगर में है, नगर पालिका नगर निगम सरकार चलाती है, और पंचायती राज संस्थान द्वारा चलाया जाता है ग्रामीण इलाका में। उसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उसमें तीन उसके स्तर होते हैं, पंचायत स्तर,
फिर प्रखंड स्तर, फिर जिला स्तर। तो 3 स्तर की जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की सरकार, ये हमारा संविधान पहला ऐसा संविधान है जिसने 3 स्तर की सरकार को संवैधानिक मान्यता दिया। कब दिया? 73वां 74वां संशोधन लिखा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन में भाग 9A जोड़ा गया, और उसी के द्वारा क्रमशः अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ा गया था। तो जानते हैं संविधान में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये भाग 9 और भाग 9A के द्वारा 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो पंचायती राज संस्था है और नगरीय निकाय जो है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि अब यहाँ पर 3 स्तर की सरकार है और संविधान के द्वारा इसको मान्यता मिला हुआ है। ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता हो गई। और देखेंगे हमारे संविधान की विशेषता में, तो एक देखिए वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है, वयस्क मताधिकार आप समझ रहे हैं कि 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था, उसको फिर 18 वर्ष किया गया। ये कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 61, 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से हटा करके 18 किया गया। ये 1989 में हुआ है, 1989 में। तो ये आप याद रखेंगे और ये बताएंगे कि वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष के व्यक्ति, जो भी 18 वर्ष का नागरिक हो गया, उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लिंग, जाति, धर्म, धन, उसकी मतलब किस धर्म से है, किस जाति का, कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक समान अधिकार है। और किस चीज़ का? मत देने का अधिकार। सरकार जो बनती है उसमें मताधिकार, ये वयस्क है 18 वर्ष में दिया गया। इससे क्या होता है? इससे सभी नागरिकों में एक सम्मान का भाव पैदा होता है, एक आत्मसम्मान का भाव पैदा होता है कि हम सबको एक वोट देने का अधिकार है। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो ये एक बहुत बड़ी अनूठी विशेषता है। स्वतंत्र निकाय देखेंगे हमारे संविधान में। इसके अलावा इतना बताने के बाद आप ये बता सकते हैं हमारे संविधान में इतना सब के बाद कुछ स्वतंत्र निकायों की भी चर्चा की गई है। स्वतंत्र निकाय का मतलब, जैसे देखिए इलेक्शन कमीशन, इसी इलेक्शन कमीशन जानते हैं आप, निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हमारे एक निर्वाचन आयोग है। वो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? निर्वाचन का काम करेगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन करने की जिम्मेवारी इसको दी गई है। और ये स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब समझिए कि हमारे जो कार्यपालिका है या विधायिका है उसका डायरेक्ट उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, यही सुनते। इसके अलावा देखेंगे सीएजी आप सुने हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी भी हमारे संविधान में स्वतंत्र रूप से इसको एक निकाय बनाया गया। मतलब ये क्या है? तो एकदम इस सबको विस्तार से आपको पढ़ना होगा पॉलिटी में, संविधान में। आप एकदम लेमैन की भाषा में समझिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है जनता के पैसे का संरक्षक है, वो हिसाब लेता है। खाता जितना होता है, अकाउंट्स होता है, उसका लेखा परीक्षण होता है, ऑडिट करता है, और अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। विभिन्न विभाग जो हैं वो जनता के पैसे का हिसाब लेता है, वो उसका ऑडिट करता है, उसका लेखा परीक्षा करता है। तो उसके लिए एक अलग से निकाय बनाया हुआ है। उसके अलावा यूपीएससी, बीपीएससी आप जानते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी हमारे संविधान में एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया है। स्वतंत्र रूप से एक अलग निकाय बना दिया गया कि ये क्या करेगा, यूपीएससी और बीपीएससी क्या करेगा। केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, ये कौन सा केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की निष्पक्ष रूप से नियुक्ति करेगा। उसके प्रमोशन उसकी उन्नति के लिए, प्रोन्नति, प्रमोशन और उसकी नियुक्ति वगैरह के लिए ये जिम्मेवार होगा। तो ये बना दिया गया। तो इस तरह से आप देखिए, ये भी हमारे संविधान की एक अलग विशेषता है। तो कुल मिलाकर के आप इतना यदि बता देते हैं तो आपको भारतीय संविधान की विशेषता, जितनी विशेषताएं हैं, एक और लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी एक विशेषता है हमारे संविधान की, और ये भी 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, आप याद रखें, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी रिपोर्ट के आधार पे अलग से भाग 4 का क जोड़ा गया और उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। आर्टिकल 51 का क, ये सब लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 51 का क, अनुच्छेद 51 का क में, और इसमें क्या किया गया है, पहले तो 10 थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन है।
जो कि हमारे संविधान को ये बताता है, और हमारे संविधान में ये वर्णित करने के लिए कहा गया कि अधिकार तो हैं ही, लेकिन हर एक नागरिक का एक कर्तव्य भी होना चाहिए। और कर्तव्य में आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रध्वज है, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारी जो ऐतिहासिक संपदा है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की करके 11 मौलिक कर्तव्य का चर्चा की गई है। तो ये भी हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इतना सारा यदि आप लिख देते हैं और इसी को इस तरह से आप लिखिए तो आपको एक अच्छा अंक आएगा, चाहे मेंस का परीक्षा हो, और उसी में आप पीटी का भी बहुत सारा फैक्ट आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और आप इसको अच्छे से इतना अगर आप लिख देते हैं जितना ये लिखा है, इसी को आप यदि व्याख्या कर देते हैं तो संपूर्ण चैप्टर ये खत्म हो जाता है। मेंस के लिए आप इसमें प्राय कई बार एक बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, हालांकि ये तो एकदम बेसिक और आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ गया तो आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा अंक आएगा। और फिर अंत में जब आप लिखते हैं तो लिखने के लिए जानते हैं कि अंत में एक निष्कर्ष वाला जो पैराग्राफ है उसमें आप बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का या किसी और भी अनेक संविधान विशेषज्ञ का उदाहरण का कोटेशन दे करके कि हमारा संविधान जो है दुनिया में एक अनूठा संविधान है। और कैसे, तो वही बात शुरू में भी मैंने बताया था कि कई विद्वान इसको बोलते हैं कि दुनिया के सभी संविधानों से मिला करके बनाए तो गोंद और कैंची का खिलवाड़ हो गया, जबकि ऐसी बात है नहीं। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के अनेक संविधानों से लिया, लेकिन उसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढाल करके तब उसका वर्णन किया। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में हम लोग अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। और मेंस और पीटी, मैं जो ये चैप्टर बता रहा हूँ, मेरा मुख्य फोकस ये है कि आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए और इस तरह से पढ़िए कि सिर्फ पीटी का फैक्ट मत रखना शुरू कर दीजिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हुए मेंस, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे तो मेंस की भी तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी, और साथ साथ आप पीटी का भी फैक्ट करते चलें। और जब आपका एग्जाम बहुत समय कम बच जाएगा, जब पता चलेगा कि पीटी एग्जाम अब 2 महीना 3 महीना है, 3 महीना बचा है, तब आप पूरी तरह से पीटी का फैक्ट रटिएगा। लेकिन इस तरह से यदि आप याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।